हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी नोट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है हमारे 6th चैप्टर का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग कंप्लीटली न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि तीनों लेक्चर्स रिवाइज करके आइए, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने रिवाइज कर लिया है तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म एल शेप्ड लैमिना, a thin flat plate with a dimensions as shown. Oh, dimensions given है, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। The mass of the lamina is 3 kg. तो कुछ ऐसा है। Yes. कुछ ऐसा, ठीक है, एल शेप्ड है। अब इसको अगर फिल कर लेंगे, फिल करने की जरूरत नहीं। ठीक, ये सॉरी, ये हमारा 1,0 और ये 2,0, ये वाला भी 0,1 और ये 0,2। ठीक है, तो कुछ इस तरह से एक एल शेप्ड का लैमिना रखा हुआ है। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास दो अलग अलग तरीके से, मतलब एक्स एक्सिस में भी होगा और वाई एक्सिस में भी होगा। तो सबसे पहले एक्ससीएम निकाल लेते हैं। व्हाट विल बी एक्ससीएम? अच्छा, अब इन तीनों के लिए, अब इस एल शेप्ड को मैं क्या कर सकता हूँ? 3 स्क्वायर्स में डिवाइड कर सकता हूँ। एक ये है स्क्वायर 1, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, एक मिनट। एक ये है स्क्वायर 1, एक ये है स्क्वायर 2 और एक ये है स्क्वायर 3। 3 अलग अलग शेप्स में मैंने, 3 अलग अलग स्क्वायर्स में मैंने इसको डिवाइड कर लिया। ओके, तो अब टोटल मास अगर 3 kg था, अगर इक्वली डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 kg, ये हो जाएगा 1 kg और ये भी हो जाएगा हमारा 1 kg। ठीक है, ओके डन। अब सबसे पहली बात कि कोई भी एक सिमेट्रिकल बॉडी हो तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? उसका सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली सेंटर में होगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ सेम मास होने की वजह से सेंटर में सेंटर ऑफ मास आएगा। ओके, तो इन तीनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इनके सेंटर्स में होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 अलग अलग मासेस है, तो 3 अलग अलग पोजीशन होगी, उसके हिसाब से हम लोग एक्ससीएम और वाईसीएम निकाल के दोनों को जोड़ सकते हैं। चलो, अब एक्ससीएम क्या होगा? m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। तो क्या हो जाएगा? एक्ससीएम विल बी इक्वल टू, व्हाट इज m1? m1 इज 1 kg इनटू x1 क्या है? इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसके सेंटर में, मतलब 1/2 में, राइट? 1/2 प्लस व्हाट इज m2? m2 1 kg। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? यहां से यहां तक, मतलब ये टोटल 1 और हाफ, 1 प्लस हाफ विल बी 3/2 प्लस m3 1, और इसका सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस में कहाँ होगा? एक्स एक्सिस में होगा 1/2 पे, तो 1/2 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 प्लस 1 विल बी 3। तो क्या हो जाएगा? एक्ससीएम विल बी इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3/2, कितना होगा? हाफ प्लस 1.5, दैट विल बी 2.5, यानी 5/2 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 5/6 मीटर। ठीक है, हमें पता चल गया एक्ससीएम। अब वाईसीएम की बात करते हैं। व्हाट विल बी वाईसीएम? वाईसीएम क्या हो जाएगा? m1y1 प्लस m2y2 अगेन। तो m1 कितना है? 1, y1 कितना होगा? यहां से इसके सेंटर तक, यानी 1/2 प्लस m2 कितना है? 1, y2 कितना होगा? ये भी 1/2 पे होगा, प्लस m3 कितना है? 1, ये कहां पे होगा? 1 प्लस 1/2, मतलब इस पोजीशन पे होगा, यानी 3/2 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 प्लस 1 3। तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3/2 विल बी 5/2, अगेन डिवाइड बाई 3, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा हमारा 5/6 मीटर। ठीक है, ये एक्ससीएम हो गया और ये हमारा वाईसीएम हो गया। अगर पोजीशन पूछे तो आरसीएम विल बी इक्वल टू 5/6 आई कैप प्लस 5/6 जे कैप।
मतलब XCM प्लस YCM को आई कैप और जे कैप में इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे, सिंपल इजी। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या हो गई, 5/6 आई कैप प्लस 5/6 जे कैप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, शो दैट इफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल लाइज एट द ओरिजिन, मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या है, ओरिजिन पे, मतलब RCM इज हाउ मच, 0। ओरिजिन मतलब 0, राइट, 0,0, हाँ ओके। देन द हेवियर पार्टिकल ऑफ द सिस्टम लाइज क्लोजर टू द ओरिजिन, मतलब इसको प्रूफ करना है, जो हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि हेवियर पार्ट के नजदीक में होगा सेंटर ऑफ मास, तो वो प्रूफ करना है कि एक्चुअल में है या नहीं है। देखते हैं, चलो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर RCM। मान लेते हैं कि ये एक मास है M1 और ये दूसरा मास है M2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, ठीक है ओके। अच्छा, दोनों के बीच के डिस्टेंस की जगह क्या मैं ये ले सकता हूँ कि मान लेता हूँ कि M1 ज्यादा है, ठीक है, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है, नजदीक होगा, तो ये डिस्टेंस मान लेता हूँ R1 है और ये डिस्टेंस मान लेता हूँ R2 है, ठीक। चलो देखते हैं, तो RCM विल बी इक्वल टू M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ओके। व्हाट इज RCM नाउ, RCM इज 0, तो 0 इज इक्वल टू M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर। अब ये M1 प्लस M2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 हो जाएगा। तो अब इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, M1 R1 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ M2 R2, हाँ लिख सकता हूँ। अच्छा, अब माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, इसको ऐसे मेजर कर रहा है, इसको ऐसे मेजर कर रहा है। तो अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लूं तो इसको इग्नोर कर सकता हूँ, M1 इंटू R1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू M2 इंटू R2 का मैग्नीट्यूड। तो यहां से अगर देखूं तो M1 by M2 विल बी इक्वल टू R2 by R1। इसका मतलब क्या है, M1 by M2 इज इक्वल टू R2 by R1, इसका मतलब ये है कि M इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। M जो है क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, मतलब अगर M बढ़ेगा तो R क्या होगा, कम होगा। मतलब अगर मास ज्यादा होगा तो सेंटर ऑफ मास से उसका डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। वही हम लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है। द हेवियर पार्टिकल ऑफ द सिस्टम लाइज क्लोजर टू द ओरिजिन, मतलब सेंटर ऑफ मास से उसका डिस्टेंस क्या होगा, बहुत ही कम होगा। इजी, चलो डन, आगे बढ़ते हैं। A thin hollow cylinder opens at both the ends and weighing 5 kg, मास कितना है इसका, 5 kg, slides with a speed of 5 meter per second without rotating। स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड, v is 5 मीटर पर सेकंड और मास कितना है, 5 kg, ओके। अच्छा, पहले टाइम क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। स्लाइड करने का मतलब ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन में ऐसे जा रहा है, स्लाइड कर रहा है, रोल नहीं हो रहा है, स्लाइड कर रहा है। स्लाइड करना मतलब फिसलते हुए जाना, ठीक है। तो कौन सी एनर्जी होगी इसके पास, ऑब्वियसली ट्रांसलेशन एनर्जी, राइट, क्योंकि रोटेशन नहीं हो रहा है इधर। स्लाइड करने का मतलब क्या, इसके पास सिर्फ ट्रांसलेशन एनर्जी है, ओके। रोल्स विथ सेम स्पीड विदाउट स्लिपिंग। अब रोल हो रहा है विदाउट स्लिपिंग। रोल होने का मतलब क्या है, ये तो एक तो रोटेट हो रहा है और आगे भी जा रहा है, मतलब ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों हो रहा है, ओके। पहले वाले में सिर्फ ट्रांसलेशन हो रहा है, दूसरे वाले में ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों हो रहा है। अब क्या करना है, कंपेयर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिलेंडर इन टू केसेस, दोनों केसेस में काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करना है। चलो देखते हैं, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन निकालते हैं, कितनी होगी पहले वाले के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, हाफ m v स्क्वायर, सिंपल। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन विल बी इक्वल टू हाफ, व्हाट इज m कितना है हमारा, m है 5 kg इंटू v इज 5 स्क्वायर यानी 25। तो क्या होगा, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन विल बी 5 इंटू 25, 125, 125 बाई 2 कितना होगा, 62.5, राइट। कितना हो जाएगा, 62.5 जूल, ओके। चलो ये हो गया। अब दूसरे वाले का निकालते हैं, रोल्स विद द सेम स्पीड, मतलब क्या है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, मतलब दोनों होगी। तो यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी होगी पता मान लेते हैं, रोलिंग की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। रोल करने के लिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, ठीक है ओके। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, हमें पता है, यहां से हम लोगों ने निकाली है, ओके, प्लस व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, हम लोगों ने पढ़ा था कि ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है, हाँ पढ़ा था, ओके। चलो इसको और सॉल्व करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन प्लस हाफ, व्हाट इज आई, I is nothing but mr square, sir, okay. What is omega, omega is, हमें पता है कि v is equal to r omega, तो यहां से ओमेगा क्या हो जाएगा,
ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर, राइट। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ओमेगा की जगह वी बाई आर, वी बाई आर का होल स्क्वायर यानी वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर चला जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी of rolling motion is equal to kinetic energy of translation plus half mv square. What is half mv square? Half mv square is kinetic energy of translation. तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ kinetic energy of translation. तो रोलिंग वाली kinetic energy कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 2 times of kinetic energy of translation. That is nothing but 2 into 62.5. How much? 125 joule. ठीक है, अब इसका रेशियो चाहिए मुझे, राइट, कंपेयर करना है। तो क्या मैं इधर कंपेयर कर सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन इज इक्वल टू, ये कितना होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, ये हमारा 62.5, राइट, 62.5 डिवाइड बाय 125, इट विल बी 1:2। कितना हो जाएगा? 1:2, इजी। अच्छा, अब यहाँ पे जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी थी वो ट्रांसलेशन के बराबर है रही, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सिंपल, राइट। अच्छा, अब इधर mr स्क्वायर ही क्यों लिया मैंने? क्योंकि हमारे पास कौन सा सिलेंडर है? थिन हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है? mr स्क्वायर। हाँ, इसीलिए हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर आई थी, मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन के बराबर आई थी, ठीक है। mr स्क्वायर इज नथिंग बट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, ठीक है। अगर उधर सॉलिड सिलेंडर होता तो mr स्क्वायर बाय 2 हो जाता, राइट। डिपेंड्स कि कौन सा मटेरियल है, कौन सी चीज है जो रोल कर रही है, उसके हिसाब से हम लोगों को आई लिखना है, ठीक है। और ओमेगा तो सेम ही होगा, वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अच्छा, अब ये भी याद रखना है, अगर विदाउट स्लिपिंग हुआ तब ओमेगा जो है वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के बराबर होगा, और आप लोगों को सिर्फ विदाउट स्लिपिंग का ही कॉन्सेप्ट प्रेजेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 सर्कुलर डिस्क्स ए एंड बी ऑफ सेम मास, मास दोनों का क्या है? सेम है, एंड सेम थिकनेस, थिकनेस भी दोनों की सेम है, मेड ऑफ 2 डिफरेंट मेटल्स, मेटल्स अलग है जिसकी डेंसिटी ρ1 एंड ρ2 है, ρa is greater than ρb, their moment of inertia about the axis passing through their center of gravity and perpendicular to the planes are I1 IA and IB, which is greater IA और IB। अब सिर्फ इतना देखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड किस पे कर रहा है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब पहली चीज ये देखेंगे कि मास को क्या लिख सकता हूं मैं? मास इज नथिंग बट डेंसिटी इनटू एरिया, राइट, क्योंकि ये डिस्क है, डेंसिटी इनटू एरिया, एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर, ओके। मास कांस्टेंट है, राइट, एंड पाई भी कांस्टेंट है, तो क्या मैं इधर से बोल सकता हूं रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, राइट, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, क्योंकि ये आर स्क्वायर नीचे चला जाएगा, ओके सर, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब हमें ये भी पता है कि आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, राइट, ओके। अब मास फिर से कांस्टेंट है, तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, आई जो है क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, ओके। हमें ये दो चीजें पता चली। क्या इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि इंस्टेड ऑफ आर स्क्वायर क्या मैं आई लिख सकता हूँ? हाँ सर, लिख सकता हूँ। तो उसका मतलब ये हुआ कि रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई ऑल्सो, राइट। अगर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो सकती है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई भी होगी। तो उसका मतलब क्या हुआ? जिसका रो ज्यादा होगा उसका आई कम होगा, इनवर्स। अगर ए का डेंसिटी ज्यादा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, अगर ए की डेंसिटी कम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका ज्यादा होगा, सिंपल। तो किसका? ए का ज्यादा, एज रो ऑफ ए इज ग्रेटर देन रो ऑफ बी, आई ऑफ ए विल बी लेस देन आई ऑफ बी, सिंपल। कौन सा बड़ा है? आई ए और आई बी इज ग्रेटर, इजी, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द इंस्टेंटेनियस एंगुलर position of an object of a point on rotating wheel is given by the equation theta is equal to 2t cube minus 6t square। theta कितना है? 2t cube minus 6t square, okay। the torque on the wheel becomes zero at, torque zero कब होगा? अच्छा, तो हम लोग ट्रांसलेशन की तरफ जाते हैं। चलो, अब ट्रांसलेशन में हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि फोर्स जीरो कब होगा? एंड विल बी फोर्स जीरो, फोर्स एक्सेलरेशन के जीरो होने पे फोर्स जीरो हो जाता था, राइट। वो कब होता था? जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती थी, तो एक्सेलरेशन से रिलेटेड है फोर्स। तो वैसे ही टॉर्क जो है एंगुलर एक्सेलरेशन से रिलेटेड है, क्योंकि टॉर्क का जो फॉर्मूला है आई अल्फा है। अब आई तो कांस्टेंट है, डिस्क का मतलब रोटेटिंग व्हील का, हर किसी का अलग अलग होता है, ओके। तो टॉर्क अगर जीरो है, फॉर टॉर्क टू बी जीरो अल्फा शुड बी जीरो, सिंपल। तो यहां से अल्फा निकाल लो और जीरो को इक्वेट कर लेंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा, ठीक है। कब जीरो होगा वो पूछा, देखते चलो।
अब पहले थीटा की जगह ओमेगा निकाल सकता हूं मैं। ओमेगा क्या है, डी थीटा बाई डी टी, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है। 2t क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या है, अब तक आप लोगों ने सीख लिया होगा कि 2 को पहले बाहर रखना है, फिर 3t स्क्वायर हो जाएगा, ये एक पावर कम होगा, राइट, माइनस 6 कांस्टेंट इसको बाहर रखेंगे, 2t हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 3 जा 6t स्क्वायर माइनस 12t। ये आ गया हमें एंगुलर वेलोसिटी। अब हमें चाहिए क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन। सो अल्फा विल बी इक्वल टू, व्हाट विल बी अल्फा हियर, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, मतलब इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन इसका 6 2 जा 12t हो जाएगा माइनस 12। तो अल्फा क्या है, 0 है, 0 इज इक्वल टू 12t माइनस 12। तो इधर जाएगा तो 12t माइनस 12, 12t इज इक्वल टू 12, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे जो है टॉर्क हमारा 0 हो जाएगा, सिंपल। द टॉर्क ऑन द व्हील बिकम 0 एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, सिंपल, ठीक है। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे टॉर्क जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 bodies of mass 1 kg and 3 kg, ठीक है, have a position vectors I cap 2j cap plus 3 k cap and minus 3 I cap minus 2j cap plus k cap. The center of mass of the system has a position vector of, center of mass का position vector क्या है, सिंपल। तो RCM कैलकुलेट करना है। व्हाट इज RCM, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सो RCM वेक्टर क्या हो जाएगा, व्हाट इज m1, 1 kg, r1 वो किधर प्रेजेंट है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप पे प्रेजेंट है, प्लस व्हाट इज m2, 3 kgs, वो कहाँ प्रेजेंट है, माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप पे प्रेजेंट है, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 1 प्लस 3। ओके, सो RCM विल बी इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 1 इंटू आई कैप इज आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 9 आई कैप, 3 2 जा 6 माइनस 6 j कैप, 3 1 जा 3 प्लस 3 k कैप डिवाइड बाई 4। अब आई कैप माइनस 9 आई कैप विल बी, आई कैप माइनस 9 आई कैप इज माइनस 8 आई कैप, 2 j कैप माइनस 6 j कैप इज माइनस 4 j कैप, k कैप प्लस 3 k कैप इज प्लस 4 k कैप डिवाइड बाई 4। जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2 आई कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ये हो जाएगी हमारी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इजी है, राइट, सिर्फ हम लोगों ने दोनों के पोजीशन को सब्स्टिट्यूट किया और सिर्फ मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लिया, इजी, बहुत इजी है, इजी। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 3 identical spherical shells each of mass m and radius r are placed as shown in the figure, कुछ ऐसे placed है, ठीक है, ओके। Consider an axis x x dash which is touching to 2 shells and passing through the diameter of the third shell, ओके, इसके सेंटर से पास हो रही है और दोनों को टच करते हुए, यानी उन दोनों के टेंजेंट से पास हो रही है। Moment of inertia of this system consisting of these 3 spherical shells about an axis x x dash is, ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले इसका मान लेते हैं कि ये पहली बॉडी है, ये दूसरी और ये तीसरी। फर्स्ट बॉडी की अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं तो वो हो जाएगा 2 बाई, अच्छा कौन सा शेल है, स्फेरिकल शेल है, तो यानी हॉलो स्फीयर 2/3 mr² हो जाएगा। ओके डन, ये हो गया इसका, क्यों, क्योंकि सेंटर से डायमीटर से पास हो रहा है, वो याद रखने के लिए कहा था मैंने लास्ट क्लास में। चलो अब दूसरे वाली का बात करें, दूसरा और तीसरे का सेम होगा क्योंकि दोनों को टैंजेंट से टच होती हुई जा रही है। मतलब इसका मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, आई ऑफ टैंजेंट इज इक्वल टू आई ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस mr², यानी पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाल सकते हैं। हाँ सर निकाल सकते हैं। तो आई ऑफ टैंजेंट कितना हो जाएगा, आई ऑफ सेंटर ऑफ मास इसका कितना है 2/3 mr² प्लस डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ऑब्वियसली m इंटू r² होगा। तो कितना हो जाएगा ये, आई ऑफ टैंजेंट विल बी इक्वल टू 2/3 mr² प्लस mr² विल बी 5/3 mr²। तो I2 इज इक्वल टू I3, दोनों कितने हो जाएंगे 5/3 mr²। अब हमें चाहिए क्या, सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सिंपली तीनों को ऐड कर लेंगे, खत्म। तो I ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है। व्हाट इज I1 नाउ, 2/3 mr²,
व्हाट इज I2? 5/3 mr²। व्हाट इज I3? ये भी 5/3 mr² है, तो इसको 2 से सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो, तो क्या हो जाएगा, I ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल टू, दोनों में अगर क्या एलसीएम, 3 एलसीएम ले सकता हूं मैं। अगर 3 एलसीएम ले लूं तो ऊपर आ जाएगा 2 mr² प्लस 5 2 जा 10 mr²। तो ये कितना होगा, I ऑफ सिस्टम will be equal to 12 mr² by 3। इट इज नथिंग बट कितना है, 4 mr²। सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 4 mr²। इजी। पहले इसका पता था, इसका हम लोगों ने पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके पता लगाया कि वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा I ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस mr²। ये डिस्टेंस कितना है, r है, तो mr² होगा। तो वहां से हम लोगों ने निकाला, और I2 और I3 बराबर होगा, क्यों, क्योंकि दोनों को टेंजेंट से ही टच होते हुए पास हो रहा है। ठीक है, तो वहां से हम लोगों ने तीनों को ऐड करके फाइनल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ गायरेशन ऑफ सर्कुलर डिस्क टू दैट ऑफ सर्कुलर रिंग, ईच ऑफ द सेम मास एंड सेम रेडियस अबाउट देयर एक्सिस। अच्छा, सर्कुलर डिस्क और सर्कुलर रिंग का सबसे पहले रेडियस ऑफ गायरेशन दोनों का लिख लेते हैं। सिंपल, राइट, k ऑफ पहले डिस्क है डिवाइड बाय k ऑफ रिंग चाहिए। अच्छा, अगर आप लोगों को याद नहीं है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है तो वहां से कर सकते हैं, नहीं अगर डायरेक्टली यही याद है तो डायरेक्टली आप कर लीजिए, सेम आंसर आएगा। अब मुझे भी डायरेक्टली याद है, बट आप लोगों को सॉल्व करने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हिसाब से सॉल्व करता हूँ। I ऑफ डिस्क बाय मास डिवाइड बाय रूट ऑफ I ऑफ रिंग बाय मास, यही था, रूट ऑफ I बाय m। ओके सर, हाँ, तो अब व्हाट विल बी I क्या है, डिस्क का, रूट ऑफ व्हाट इज I ऑफ डिस्क, mr² बाय 2, ये m हो जाएगा। ओके, डिवाइड बाय रूट ऑफ इसका रिंग का mr² है डिवाइड बाय m। सेम मास है तो मास से मास इधर चला जाएगा, तो बचा क्या है, रूट ऑफ r² बाय 2 डिवाइड बाय रूट ऑफ r²। तो जब इसको r² को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा r बाई रूट 2 डिवाइड बाई, इसको भी रूट से बाहर निकालेंगे तो r, तो r से r चला जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 बाई रूट 2। तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:√2। आप लोगों को अगर डायरेक्टली यही याद होता तो एक लाइन में आंसर हो जाता। r बाई रूट 2 रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क है एंड r इज रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिंग, तो दोनों को जब डिवाइड करते हैं 1/√2 आ जाता। अगर पता नहीं है तो इस हिसाब से हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, इजी। चलो, अब अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही पता नहीं है, मैं कुछ नहीं कह सकता, आप लोगों को याद करना होगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फाइंड द टॉर्क ऑफ फोर्स 7i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। फोर्स कितना है, 7i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप अबाउट द ओरिजिन विक्ट एक्ट्स ऑन द पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज i कैप प्लस j कैप, यानी r कैप, r क्या है, i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। अब हमें चाहिए क्या, टॉर्क। सिंपल, तो निकाल लेते हैं टॉर्क क्या होगा। टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f, राइट, यही करना है। तो r क्रॉस f क्या होगा, सो टाउ इज इक्वल टू i कैप j कैप और k कैप, ऐसे ही करते थे, राइट, डिटरमिनेंट मेथड। हाँ, तो i कैप की जगह 7, सॉरी r क्रॉस f है तो 1 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 7 माइनस 3 माइनस 5। आप लोग भी वो मिस्टेक कर सकते हो कि पहले फोर्स लिख ले उसके बाद r लिखें, क्योंकि हमेशा वैसा ही दिया हुआ होता है। ठीक है, ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले i कैप, तो क्या करेंगे, इस लाइन को भूल जाएंगे, 1 इंटू माइनस 5 इज माइनस 5, फिर माइनस 3 माइनस 1 इज प्लस 3, ओके, फिर माइनस j कैप, इसको भूल जाइए, तो 1 इंटू माइनस 5 इज माइनस 5, माइनस 7 इंटू माइनस 1 माइनस 7, ये प्लस 7 हो जाएगा, प्लस k कैप इंटू, अब इसको भूल जाइए, 1 इंटू माइनस 3 माइनस 7 इंटू 1 7, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 3 इज माइनस 8 i कैप, 5 माइनस 5 प्लस 7 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2 j कैप, माइनस 3 माइनस 7 माइनस 10 k कैप। अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ये हो जाएगा हमारा
टॉर्क विल बी इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेंगे सबको, सिंपल वैसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप लोग स्टॉप कर सकते हैं अगर आपकी मर्जी हो, तो सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 10 के कैप हो जाएगा, और उसको 2 से भी डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप। आप लोग यहाँ पे भी खत्म कर सकते हैं, आपकी मर्जी, यहाँ पे भी आप लोग स्टॉप कर सकते हैं, उसके बाद अगर फर्दर आगे बढ़ने का मन कर रहा है तो आगे बढ़ जाइए, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या है, a thin rod of length L and mass M is bent in its midpoint into two halves so that the angle between them is 90 degree। मतलब एक रॉड को कुछ ऐसे बेंड कर दिया है, राइट, कुछ इस तरह, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है, ओके, और दोनों का मास आधा आधा डिवाइड हो गया, तो इसका मास कितना है m/2 और लेंथ भी l/2 हो जाएगा, इसका भी मास m/2 और लेंथ l/2, ओके। The moment of inertia of the bent rod about an axis passing through the bending point and perpendicular to the then, अच्छा, तो मतलब ऐसे इधर से ऐसे पास हो रहा है, तो इसको मैं ऐसे इंडिकेट कर सकता हूँ कि ऐसे पास हो रहा है, तो यहां से पास होने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो ये दो अलग अलग रॉड्स हो गए, तो याद रखिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड फ्रॉम एंड विल बी, अब सॉल्व करेंगे फिर से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाइए, तो क्या होगा, आई ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस mr², राइट, तो आई ऑफ एंड विल बी इक्वल टू, मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास के थ्रू कितना है ml²/12, मानना क्या है वही है, राइट, प्लस ये m, डिस्टेंस कितना हो जाएगा l/2 होगा, राइट, तो l/2 का होल स्क्वायर विल बी l/4, तो जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ml²/3, कितना आ जाएगा ये ml²/3, आई थ्रू वन एंड विल बी ml²/3, ये इसका नहीं है, ये टोटल रॉड का है, कंप्लीट रॉड, फॉर कंप्लीट रॉड, एक जनरल केस है, ठीक है, कि कोई एंड से अगर हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा ml²/3। तो अब ये दो अलग अलग रॉड्स हैं हमारे पास, तो अब इन दो अलग अलग रॉड्स के बारे में अगर बात करूं तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी I1 प्लस I2, एक आधी रॉड की वजह से और ये आधी रॉड की वजह से, I विल बी इक्वल टू, व्हाट इज I1, I1 इज ml²/3, इसका m कितना है m/2 है, l² यानी l/2 का होल स्क्वायर कितना होगा l²/4 डिवाइड बाई 3 यानी 1/3 लिख लेता हूं, ठीक है, प्लस इसका कितना होगा, इसका भी सेम होगा सर, तो इसको मैं सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो इंटू 2 कर लेते हैं, क्योंकि I1 और I2 बराबर होंगे, ये जितना है ये भी उतना ही है, तो इंटू 2 कर सकता हूं मैं, ओके, तो ये 2 से 2 चला जाएगा, तो बचेगा क्या, I इज इक्वल टू ml²/12 अगेन, ओ सेम आएगा, जितना सेंटर पे था उतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि रॉड को अगर सेंटर से बेंड करेंगे तभी भी उसके बीच का सेंटर ऑफ मास जो है कितना होगा, ml²/12 ही होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। A round disk of moment of inertia I1 about its axis perpendicular to its plane and passing through its center is placed over another disk of moment of inertia I2 rotating with an angular velocity omega about the same axis, okay, the final angular velocity of the combination of the disk is, okay, तो देखो क्या है, इनिशियली I1 as it is है, ठीक है, पहले बात करता हूं मैं इनिशियल मोमेंटम की, इधर मोमेंटम कंजर्व होगा, राइट, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है तो मोमेंटम कंजर्व होगा, तो इनिशियल मोमेंटम किसकी वजह से होगा, I1 जो है उसको लेके जाके हम लोग रख रहे हैं किस पे, I2 पे, जो कि रोटेट हो रहा था पहले से एंगुलर वेलोसिटी पे, तो I1 की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा, बट I2 की वजह से I2 इंटू ओमेगा होगा, ओके, एंड व्हाट विल बी L फाइनल नाउ, L फाइनल में क्या होगा, द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क, मतलब दोनों मिलके एक साथ रोटेट होंगे, राइट, हाँ ऑब्वियसली सर, अब मान लो कि आप एक झूले में बैठे हो, रोटेट हो रहे हो, अगर आपके ऊपर कोई आके बैठ गया, ये खुश हो रहे हो, नहीं छोटे बच्चे को बैठा रहे हो इसलिए ज्यादा खुश मत हो, ठीक है, आपके ऊपर आके वो बच्चे बैठ गया, ठीक है, तो वो बच्चा भी आपके साथ ही रोटेट होगा, राइट, तो मतलब कॉम्बिनेशन की ये होगी एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, I1 सॉरी एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा डैश बोल लेता हूं, तो हमें चाहिए ओमेगा डैश, तो L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल, व्हाट इज L इनिशियल, I2 ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट इज L फाइनल, I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा डैश, तो यहां से ओमेगा डैश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I2 ओमेगा डिवाइड बाई I1 प्लस I2,
डन। I2 ओमेगा इज इक्वल I2 ओमेगा डिवाइड बाई I1 प्लस I2। इजी। चलो an automobile engine develops 100 kilowatt when rotated at a speed of 1800 revolution per minute। मतलब पावर कितना है 100 किलोवाट, यानी 100 इंटू 10⁻³ वाट, और रोटेटिंग विद द स्पीड ऑफ 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट। व्हाट इज दैट? रेवोल्यूशन पर मिनट जब भी आएगा तो फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो कितना है 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट है, हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी सेकेंड्स में, तो यहां से मैं निकाल सकता हूँ फ्रीक्वेंसी विल बी 1800 डिवाइड बाय 60 सेकेंड, 60 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 टाइम्स, तो यानी 30 आरपीएस इज व्हाट फ्रीक्वेंसी। अब हमें चाहिए क्या, व्हाट टॉर्क डज इट डिलीवर, टॉर्क चाहिए। हमें ये चीज पता है कि पावर क्या है, पावर इज टाउ इनटू ओमेगा, तो टॉर्क क्या हो जाएगा P बाई ओमेगा, राइट। हाँ सर, तो हमें P तो पता है। व्हाट इज ओमेगा नाउ, ओमेगा इन टर्म्स ऑफ F हम लोग लिख सकते हैं 2πf। क्या लिख सकते हैं 2πf, ओके, क्योंकि हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ा था ओमेगा बाई 2π। हाँ वैसे तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2πf। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, टाउ इज इक्वल टू P कितना है, P है 100 इंटू 10⁻³ यानी 10⁻5 डिवाइड बाई 2π, तो 2 इंटू पाई ही रख लेता हूँ, चलो 2π। f कितना है, f इज 30, ओके। तो अब यहाँ से सॉल्व कर लो, तो टाउ कितना हो जाएगा 10⁻5, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 2 3 60, 10⁻5 डिवाइड बाई 60 पाई। पहले 60 इंटू पाई कर लेते हैं, कितना है 60 इंटू 3.142 188, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻5 डिवाइड बाई 188.52। तो दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, 10⁻5 डिवाइड बाई 188.52 कितना हो जाएगा 530.44 न्यूटन मीटर। ये हो जाएगा हमारा टॉर्क। कितना टॉर्क डिलीवर होगा 530.44 न्यूटन मीटर। इजी। तो इसी क्वेश्चन के साथ आप लोगों के न्यूमेरिकल्स होते हैं खत्म, और ये चैप्टर भी खत्म होता है, ठीक है। इजी चैप्टर था, बहुत छोटा ही चैप्टर था, ठीक है, पढ़ने के लिए इजी होगा चैप्टर, बहुत कम क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। तो इजी चैप्टर था, आप एक बार तीनों चारों लेक्चर्स को एक बार रिवाइज कीजिए और न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, आप लोगों को आ जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और इजी नोट्स आपको डाउनलोड कीजिए। बाय बाय।